इसमें लेखक ने अपनी एक ऐसी यात्रा का वर्णन किया है जिसके माध्यम से लेखक हंसी के द्वारा हमें ये बताना चाहता है कि कैसे कुछ लोग सिर्फ अपने लाभ के लिए दूसरे लोगों की जान तक का खतरा जो है उन्हें दे देते हैं, और फिर भी वो अपना लाभ कमाने का उद्देश्य ही अपने सामने रखते हैं। बस की यात्रा कहानी। हम 5 मित्रों ने तय किया निश्चित, तय करना, किसी चीज के बारे में निश्चय करना, कि पूरा फैसला कर लेना कि शाम 4 बजे की बस से चलेंगे, जो पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। इस लाइन को समझो कि जिस बस से लेखक और उसके 5 मित्रों ने तय किया था, सोचा था जाने के लिए, वो पन्ना से चलने वाले थे, और वही जिस कंपनी की बस से वो जा रहे थे उसी कंपनी की बस आगे उन्हें सतना से 1 घंटे बाद मिल जानी थी, जो उनको जबलपुर की ट्रेन मिला देती, कि वो वहां तक पहुंच जाते, कि जबलपुर स्टेशन तक पहुंच जाते और वहां से उनको ट्रेन मिल जाती। एक तरह से उन्होंने जबलपुर स्टेशन तक पहुंचना था, जहां पहुंचने के लिए उन्हें पन्ना से उन्होंने अपना सफर शुरू करना था और सतना से फिर एक बस बदलनी थी, जो उनको जबलपुर स्टेशन तक पहुंचाने का काम करेगी। एक लाइन को समझ लो, पन्ना से अगर क्वेश्चन आ जाता है, लेखक और उसके 5 मित्रों ने कहाँ से चलने के बारे में सोचा, पन्ना से, और उन्होंने कहाँ तक जाना था, सतना तक। सतना के बाद आगे उन्होंने सफर कौन सा करना था, जबलपुर स्टेशन तक, जहां उन्हें आगे पहुंचना था। अब उस ट्रेन से उन्होंने सोचा था कि हम सुबह तक घर पहुंच जाएंगे, और हम में से दो को, उन 5 मित्रों में से दो को सुबह काम पर हाजिर होना था, हाजिर काम पर जाना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी। अब सफर के बारे में सोच लिया गया कि कैसे सफर करना है, ये भी सोच लिया गया, पर उसके आसपास के जो लोग थे उन्होंने उनको क्या सलाह दी, क्या मशवरा दिया, सलाह दी, मशवरा देना या अपनी तरफ से कोई नसीहत देना, कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते, कि जो सयाना व्यक्ति है, जो समझदार व्यक्ति है, वो इस बस से, वो भी शाम के समय सफर नहीं करता। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? अब ये लाइन किसने कही, अगर आ जाता है किसने किससे कहा, तो ये वाक्य किसने कहा, लेखक या उसके मित्रों ने, उस व्यक्ति से जो उनको रोकने की कोशिश कर रहा था। कि उसने क्या पूछा कि क्या रास्ते में, कि राह में डाकू मिलते हैं, कि शाम के समय इस बस में जाने का खतरा क्या है, कि कोई डाकू वगैरह मिल जाएगा? नहीं, बस डाकिन है। कि उन्हें उसने क्या उत्तर दिया कि नहीं, ये बस खुद ही डाकिन है, ये खुद ही डाकू का काम करती है। डाकू का प्राइवेसी उन्होंने दे दिया, लिंक बदलो दे दिया, सॉरी। उन्होंने क्या कहा, ये बस ही डाकिन का काम करती है और ये स्वयं ही मुसाफिर को निगल लेती है। अब क्यों? अब उस बस को जब उन्होंने देखा, तो बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। श्रद्धा, आदर भाव, सम्मान का भाव, किस लिए? खूब वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध आयु से अधिक, वयोवृद्ध आयु से अधिक बूढ़ी। बेटा कई शब्द जो हैं वो आपकी शब्द अर्थ में नहीं होंगे, मैं अंडरलाइन करवा ली हूँ, साथ साथ लिख लो, क्योंकि अर्थ क्लियर होंगे तो आपको चैप्टर में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। खूब वयोवृद्ध थी, आयु से अधिक बूढ़ी, के दिखाई दे रही थी। लेखक का उसके प्रति आदर भाव प्रकट हो गया। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी, कि बस को देखकर लग रहा था कि उसके सदियों के अनुभव, के उस वो सदियों से इस अनुभव से गुजर चुकी है, कि वो रास्ते में कई सफर तय कर चुकी है, तो इसलिए लोग इसमें सफर नहीं करना चाहते। अब लेखक ये उसको देखकर ये सोचता है कि शायद ये अपनी आयु से अधिक बूढ़ी दिखाई दे रही है और कई सालों का, कई सदियों का, कई वर्षों का अनुभव है इसे, तो इसलिए लोग इसमें सफर नहीं करना चाहते, कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा, कि जो आयु से ये बूढ़ी हो चुकी है, तो इसे कहीं कष्ट को तकलीफ या कहीं पीड़ा ना हो, तो इसलिए लोग इसमें सफर नहीं करते। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? अब पीछे उसने विस्मय सूचक चिन्ह डाल दिया, हैरानी का भाव, कि बस तो केवल पूजा के योग्य। उसको देखकर क्या लग रहा था? एक तरह से लेखक ने व्यंग के माध्यम से, हंसी के माध्यम से अब ये बताया है कि एक बस जो इतनी पुरानी है, जिसकी
आयु इतनी बूढ़ी कि वो एक तरह से जर्जर स्थिति में थी कि उसमें बैठना भी खतरे से खाली नहीं था। तो ऐसी बस बस पर भी वो सड़क पर चलाने के लिए, सवारियों को बिठाने के लिए उसको प्रयोग कर रहे थे। तो इसलिए लेखक का ये कहना कि इस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है, कि इतनी बूढ़ी बस पर सवार होना प्रत्येक मुसाफिर के लिए कठिन है। अब नेक्स्ट पेज नंबर 14। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। अब जो बस की वो जिस कंपनी की वो बस थी, उसका एक हिस्सेदार जो था, जो उसमें उसी बस में सफर कर रहा था। तो लेखक ने उनसे पूछा, ये बस चलती भी है? बेटा किसने किस्से के लिए आपको वाक्य इस चैप्टर में, क्योंकि ये कहानी है तो इसमें से किसने किससे कहा ये ध्यान में रखना है। अब ये वाक्य किसने कहा? लेखक ने। यह बस चलती भी है, उसने पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह डाल दिया कि क्योंकि उसने हिस्सेदार से प्रश्न पूछा। वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं। अब लेखक को इस बात की हैरानी थी कि इतनी बूढ़ी बस जो सिर्फ श्रद्धा या सम्मान के योग्य है, क्या वो बस सड़क पर चल सकती है? तो ये देखने के लिए वो उतावला था। अपने आप चलती है ये? अब लेखक ने यहाँ पर फिर व्यंग कर दिया कि कहीं इसको धक्का लगाने की या कहीं इसको कि जबरदस्ती चलाने की कोशिश करने के लिए मुसाफिरों को तो नहीं सहायता करनी पड़ेगी। ओह! तो इसलिए मन से मन तो इसलिए वो क्या कह रही हैं कि ये अपने आप चलती है। हाँ जी, और कैसे चलेगी? अब ये वाक्य किसने कहा? कंपनी के हिस्सेदार ने। हाँ जी, उसने उत्तर दिया। और कैसे चलेगी? ये अपने आप चलेगी। आपको इसके लिए कोई भी एफर्ट या कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। गजब हो गया, गजब कि ये तो एक अनहोनी सी घटित हो गई। ऐसी बस अपने आप चलती है, ये लेखक सोच रहा था। हम आगा पीछा करने लगे। अब लेखक जो था वो एक बार फिर सोचने को मजबूर हो गया कि हम इस बस में सफर करें या ना करें। डॉक्टर मित्र जो लेखक के साथ जा रहा था, उसके मित्र जो थे डॉक्टर थे, उन्होंने उसको क्या कहा? डरो मत, चलो, बस अनुभवी है। बस अनुभवी है कि इसको काफी अनुभव है, तो इसमें चलते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। अब उसने उसका उसके अनुभव का उदाहरण कैसे दे दिया कि ये नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, विश्वसनीय, विश्वास करने के योग्य। कि अब जो नई नवेली बस है, उसको उसके पार्ट तो अभी नए नए बिल्कुल चलने के लिए तैयार होती हैं, तो उसकी खराब होने का तो खतरा हो सकता है। पर इसको तो काफी अनुभव है सड़क पर चलने का, तो इस पर हम विश्वास करते हैं, इसमें चलते हैं, हमें डरना नहीं चाहिए। और ये हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। अब वो कह रहे हैं कि ये एक माँ की तरह है कि जिसको काफी अनुभव है, काफी साल ये सड़क पर चल चुकी है, तो हमें ये प्यार में गोद में लेकर चलेगी जैसे माँ अपने बेटे को लेकर चलती है। अब हम बैठ गए। अब लेखक और उसके पांचों मित्र जो थे उस बस में बैठ गए कि जो छोड़ने आए थे, जो लेखक को या अपने किसी साथी, अपने किसी रिश्तेदार को बस स्टैंड पर छोड़ने के लिए आए हुए थे, और जो उनके साथी या उनके रिश्तेदार इस बस में सफर कर रहे थे। अब उन लोगों के बारे में लेखक ने क्या व्यंग किया कि वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हो। अंतिम विदा कि अंतिम विदाई, कि अब इसके बाद कि इनका वापस आना या इनका किसी स्टेशन या किसी अपनी मंजिल तक पहुंचना बहुत ही कठिन है। उनकी आंखें क्या कह रही थी अब उन लोगों के बारे में कि अगर ये लाइन आ जाती है कि ये वाक्य किसने कहा कि आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। अब ये वाक्य कौन कह रहा था? वह लोग जो लोगों को या किसी अपने को विदा करने आए थे, वह लोग सोच रहे थे। अब उनकी आंखें कह रही थी कि इसका अभिप्राय कि वह लोग जो थे वो बोलकर अपने साथी या रिश्तेदार को नहीं कह रहे थे, सिर्फ सोच रहे थे कि ये संसार ही ऐसा है, तो इसमें आना जाना, इसमें कोई व्यक्ति आता है और कोई विदा होकर चले जाता है, कि जन्म मृत्यु यहाँ पर चलती रहती है। तो इसलिए जो इस संसार में आया है उसको जाना तो पड़ेगा ही, चाहे वो राजा हो, रंक गरीब हो, या फकीर या भिखारी हो। तो इसलिए आदमी को कूच करने के लिए, आदमी को कूच करने के लिए, कि कूच शब्द का अर्थ है विदाई,
आदमी को विदा होने के लिए, इस संसार से जाने के लिए एक निमित्त चाहिए, निमित्त कारण या बहाना, कि व्यक्ति किसी न किसी कारण के कारण ही इस संसार से विदा होता है। किसी को कह दिया जाता है कि बीमार था, इसलिए उसको इस संसार से जाना पड़ा। कोई गिर गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को अचानक से कोई चोट लग गई, तो इसलिए वो लोग क्या सोच रहे थे कि ये संसार ऐसी वो जगह है जहाँ पर जो भी व्यक्ति आता है उसको जाना तो पड़ता ही है, चाहे वो राजा हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो भिखारी हो। तो प्रत्येक व्यक्ति को जाने के लिए कोई ना कोई तो बहाना चाहिए, कि कोई ना कोई तो कारण चाहिए। इन लोगों के जाने का कारण केवल ये बस ही है। अब इंजन, बस, जब यात्री बस में बैठ गए तो बस इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। अब इस वाक्य में लेखक ने क्या व्यंग कर दिया कि जिस बस की हालत ऐसी थी, जिसे देखने वाले और जिसमें बैठने वाले दोनों ही डर रहे थे, वो बस आखिर एकदम से स्टार्ट हो ही गई। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है। अब जब इंजन स्टार्ट होता है तो एकदम थोड़ी सी हलचल होती है, पर उसने कहा कि जैसे ही इंजन स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ, सारी बस ही इंजन बन गई, कि वो सारी बस इतनी जोर से हिलने लगी और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, कि ऐसा लग रहा था हम इंजन के भीतर बैठे हैं, कि बस जो थी इतनी तेज गति से हिल रही थी, इतनी जोर से हिल रही थी, तो लग रहा था कि वो बस में नहीं, किसी इंजन में ही बैठे हुए हैं। अब उस बस की हालत का के आंतरिक वर्णन, कि उस बस में बाहरी ढांचा ही नहीं, उसके अंदर की हालत का भी वर्णन लेखक कर रहा है, कि उसमें जो खिड़कियां थी उसमें कांच बहुत कम बचे थे, कि उसमें जो कांच थे वो बहुत ही कम थे, कि खिड़कियों के ज्यादातर कांच जो थे वो टूटे हुए थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। अब यहाँ पर बचे शब्द पहले एक तरह से अनेकार्थी शब्द, एक बचे शब्द का अर्थ है कि कम संख्या में, के कांच खिड़कियों पर बहुत कम थे और वो कम संख्या में थे। दूसरे में उनसे हमें बचना था, हमें बचना, कि जो थे भी वो इतनी तेज गति से हिल रहे थे कि उनसे हमें बचकर सुरक्षित रहना था, कि हमें उनसे अपना बचाव समय स्वयं करना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। क्या किया गया कि जैसे ही इंजन स्टार्ट हुआ तो बस इतनी तेज गति से हिलने लगी कि जो खिड़कियों पर थोड़े बहुत कांच लगे थे वो भी तेजी से हिल रहे थे। तो लेखक और उसके मित्रों ने फौरन उसी समय खिड़की से थोड़ी दूर सरक गए, कि थोड़ी दूर होकर बैठ गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी ही सीट के नीचे इंजन है। अब जब बस चलनी स्टार्ट हुई तो सबसे पहले इंजन को चलाया गया, तो इंजन चलते ही सबसे पहले उसकी तेज हिलने की गति से ऐसे लगने लगा कि इंजन उनकी बस की सीट के नीचे ही है, कि वो एक तरह से बस की हालत का वर्णन करने लगा है, कि बस सचमुच चल पड़ी। हमें लगा कि ये गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। अब इन दो उदाहरणों से उसने उसकी आयु को डिस्क्राइब किया है, कि गांधी जी का असहयोग आंदोलन कब चला था, 1930 में, 1930, कि जी उस समय 1930 में तो जवान रही होगी। और अब आज के समय में इसकी हालत देखकर ये अंदाजा जा सकता है कि इसने गांधी जी के वह असहयोग आंदोलन जो अंग्रेजों के खिलाफ था, कि और सविनय अवज्ञा आंदोलन, के अपने आप उन्होंने उनके साथ नॉन कोऑपरेशन आंदोलन जो चलाया था, मूवमेंट जो चलाया था, उस वक्त तो ये जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी किस चीज की, कि जब ये अपनी जवानी में जिसने ऐसे आंदोलन देखे थे कि नॉन कोऑपरेशन के, अंग्रेजों के साथ कोऑपरेट नहीं करना है किसी भी तरह से भारतीयों ने, तो उस आंदोलनों के समय, उन मूवमेंट के समय इसे इतनी ट्रेनिंग मिल चुकी थी कि इस बस का हर इस हिस्सा जो था वो दूसरे हिस्से के साथ नॉन कोऑपरेट, के कोऑपरेट कर ही नहीं रहा था, के असहयोग कर रहा था। उसने ये कैसे कह दिया कि जैसे अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय जो थे वो कोऑपरेशन नहीं कर रहे थे, उनके खिलाफ उन्होंने सविनय अवज्ञा, कि उनके कहने के अनुसार नहीं, आज्ञा का उल्लंघन करना, कि उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके उन्होंने जो मूवमेंट चलाया था, कि ऐसा ही ये बस अब चला रही थी, क्योंकि बस का हर हिस्सा दूसरे हिस्से के साथ असहयोग कर रहा था, कि मिल नहीं रहा था, कि एक तरह से वो बस चल तो जरूर पड़ी, पर लग रहा था खिड़कियां, कांच,
और बस की हालत के लग रहा था प्रत्येक हिस्सा दूसरे के साथ असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। क्या लग रहा था कि पूरी बस जो है वो सविनय अवज्ञा, कि वो किसी भी तरह से, कि सविनय कि किसी भी तरह से कोई भी कानून जो है वो मानने को तैयार नहीं थी, कि बस चल तो रही थी, उसका हर हिस्सा बस के साथ चलने को तैयार नहीं था। अब कैसे? कभी लगता कि सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल निकल गई है, कि सीट की हालत भी, पहले उसने इंजन की हालत बता दी, फिर खिड़कियों की हालत बता दी, कांच कैसे थे। अब बस की हालत बताते हुए वो क्या बता रहा है, जिस सीट पर वो बैठे भी थे वो भी क्या थी, कि वो इतनी उखड़ी हुई थी, इतनी टूटी हुई थी, कि लग रहा था कि वो सीट जो है अपनी बॉडी के साथ, बस के उस बॉडी के साथ नहीं जुड़ी हुई, कि कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, और कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है, कि मतलब वो इतनी जोर से हिल रही थी कि बैठा हुआ व्यक्ति भी अपने आप में सेफ नहीं था, कि वो भी अपने आप में असुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था, कि सीट पूरी तरह से ढांचे से अलग हुई हुई थी। अब 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। ये समझ ही नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। यहाँ पर भी लेखक ने एक व्यंग किया कि बस की हालत, बेटा आप इमेजिन करो खुद ही, कि वो क्या बता रहा है कि उसका ढांचा, उसके नीचे जिस ढांचे पर सीट रखी होती है उसको पूरी तरह से फिट किया जाता है, कि वो इतनी हिल रही थी। और उसने कहा कुछ मील चलने पर तो ये भी समझ नहीं आ रहा था कि हम सीट पर बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है, कि वो एकदम से खिसक कर बाहर आ रही थी। एकाएक बस रुक गई, एकाएक अचानक। अब अचानक क्या हुआ, बस जो थी वो रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है, कि बस जिस पेट्रोल के सहारे चल रही थी, तो क्या पता चला कि उसकी टंकी में जहां पर पेट्रोल डाला जाता है उसमें हो गया है। तो अब क्या किया गया, ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। कि ड्राइवर ने, जब उसमें छेद हो गया था, तो उसने उसमें से सारा पेट्रोल निकाल लिया, और पेट्रोल निकालने के साथ उसे एक बाल्टी में भरकर अपने पास रख लिया, और उसमें एक नली, उसमें एक पाइप से डालकर उसके द्वारा वो इंजन में पेट्रोल भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे। अब वो क्या सोच रहा है, कि एक तरह से उसने ये बताया कि बस का हिस्सेदार जो है वो बस में सफर कर रहा है, ऐसी बस में जो पूरी तरह से खतरनाक स्थिति में उन सवारियों को, उन यात्रियों को लेकर जा रही है, जो सड़क पर सुरक्षित नहीं है, और फिर भी वो आराम से बैठा है। तो लेखक क्या सोच रहा है कि अब तो मैं यही उम्मीद कर सकता हूँ कि बस का अब इंजन जो है इतना खराब हो जाएगा कि इंजन को भी उठाकर बस के हिस्सेदार अपनी गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, उसी पाइप से वो पेट्रोल खुद पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। अब उसने उदाहरण दे दिया कि बस की पेट्रोल की टंकी एकदम से खराब हो गई थी, उसमें से ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाल लिया और उसको अपने पास रखकर एक पाइप से इंजन में भेजने लगा। प्रभनूर, मैं आपसे 1 मिनट में बेटा क्वेश्चन करती हूँ। थोड़ा-सा मैं करवा लूँ चैप्टर, उसके बाद। आपने हैंड रेज़ किया है, 1 मिनट प्रभनूर। हाँ जी, जा बोलो आप पहले क्या पूछना है आपने प्रभनूर? यस प्रभनूर, अनम्यूट करके पूछो। आप अनम्यूट कर सकते हो। हाँ जी, चलो इसके बाद से आप पूछ लेना। यस नेक्स्ट। अब धीरे धीरे बस की रफ्तार रफ्तार गति, उसकी स्पीड जो थी, उसकी गति जो थी अब 15-20 मील हो गई थी, कि बस की रफ्तार अभी कितनी थी, कि 15-20 मील। एक मील में सिर्फ 15, एक मील में केवल 15-20 तक ही चल रही थी, इतनी स्पीड में वो बस चल रही थी। मुझे उसके किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था।
अब लेखक क्या कह रहा है कि मुझे उसके बस के किसी भी हिस्से पर कोई भी भरोसा, विश्वास या यकीन नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था, पर ये चीज़ें वो कह रहा है कि मुझे विश्वास नहीं था बस पर। अब जब आम व्यक्ति, कोई और व्यक्ति जो है सामान्य बस में सफ़र करता है, जो बिल्कुल ठीक है, तो क्या होता है, प्रकृति के जो दृश्य हैं, उनकी तरफ वो अट्रैक्ट होता है, उसकी तरफ वो आकर्षित होता है। तो अब लेखक भी क्या कह रहे हैं, प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे, लुभावने, मन को भाने वाले, मन को पसंद आने वाले थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे, पर लेखक, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था, जब बस ऐसी हालत में थी जिसकी कभी भी ब्रेक फेल हो सकती थी, स्टीयरिंग टूट सकता था, और जो लड़खड़ाते हुए बड़ी धीमी गति से चल रही थी, तो जिसके हिस्से पर, किसी भी हिस्से पर विश्वास नहीं किया जा सकता था, तो लेखक को इसलिए हर पेड़, आने वाला पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था कि वो अवश्य किसी न किसी पेड़ से टकरा जाएगी। तो जो भी पेड़ आता, डर लगता कि बस इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता, कि हर आने वाला पेड़ लेखक को अपना दुश्मन लग रहा था कि वो जरूर किसी न किसी पेड़ से बस जो है अवश्य टकरा जाएगी। अब अगर आगे थोड़ी दूरी पर कुछ झील, कोई झील दिखती तो सोचता कि बस इसमें गोता लगाए जाएगी, गोता लगाना कि डूब जाएगी, ये अब इसमें जरूर नीचे गिरकर डूब जाएगी, कि ये बस की हालत थी। एकाएक फिर बस रुकी। अब बस जो थी फिर एक बार रुक गई। ड्राइवर ने तरह-तरह की तरकीबें की, तरकीबें, उपाय कि कोई ना कोई युक्ति, कोई ना कोई उपाय किया कि उस बस को चलाने का, पर वह नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था, कि अब उसने कहा कि बिल्कुल आंदोलन, मूवमेंट जो थी वो बिल्कुल स्टार्ट हो गई, और उसने पूरी तरह से कहना मानने से इनकार कर दिया, और अब ड्राइवर की कई तरकीबें करने के बाद भी वो बस नहीं चल रही थी। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे कि अब भी कंपनी के हिस्सेदार जो थे अंदर बैठे, वो क्या कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफाक की बात है, इत्तेफाक के अचानक से हुई घटना, कि ये एक अकस्मात से, अचानक से हुई घटना की बात है कि ये रुक गई है, नहीं तो ये बस तो फर्स्ट क्लास है, ये तो आराम से चलती रहती है। अब श्रीन चांदनी में, अब लेखक को वो बस कैसी दिखाई दे रही थी, श्रीन, कमजोर, कमजोर चांदनी में, चांद की रोशनी जो थी वो कम थी, तो वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। दयनीय, जिस पर दया सी उमड़ आ रही थी, जिस पर दया का भाव आ रहा था, कि वो बस जो थी रात में ऐसे दिखाई दे रही थी कि उस पर दया आने लगती थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। कि अब उसने कैसे उसको किसके साथ रिलेट कर दिया, कि जैसे कोई बूढ़ी महिला जो थी वो थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी, ग्लानि, अपने आप पर शर्म महसूस होना, अपने आप पर इस बात का पश्चाताप होना कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं, कि इतनी बूढ़ी आयु की बस जो थक कर बैठ गई है, और लेखक को अपने आप पर इस बात के लिए शर्म महसूस, ग्लानि, शर्म महसूस होना, या अपने आप में इस बात का पछतावा होना कि हम इस बेचारी बस पर लदकर, कि इस बेचारी बस पर चढ़कर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया, प्राणांत, कि इसकी मृत्यु हो गई, प्राणों का अंत, प्राणांत, प्राणों का अंत, कि इसके प्राणों का अंत हो गया या इसकी मृत्यु हो गई, तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, कि बियाबान, इस सुनसान वीरान जगह में हमें इसकी अंत्येष्टि, अंतिम क्रिया हमें ही करनी पड़ेगी। कि अब वो बस जो थी वो थक कर बैठ चुकी थी, तब भी हिस्सेदार जो था वो यही कह रहा था कि नहीं, ये तो आराम से चलती है, पर लेखक को अब उस पर इतनी दया आ रही थी कि हम, और पछतावा भी हो रहा था कि हम इस बस में बैठे हैं, और इस बस की अगर यहीं पर मृत्यु हो गई, कि दोबारा चल ही ना पाई, तो इस बियाबान, इस वीरान जगह में इसकी अंत्येष्टि, इसकी अंतिम क्रिया भी हमें ही करनी पड़ेगी। अब हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला। अब हिस्सेदार जो थे वो खुद बस से नीचे उतरे, और उन्होंने कोशिश की और इंजन को खोला और कुछ सुधारा, और उसमें कुछ सुधार करने के लिए वो आगे आए।
बस आगे चली, बस फिर से चलने लगी। उसकी चाल और कम हो गई थी। अब उसकी चाल, उसकी स्पीड जो थी वो और कम हो गई थी। धीरे-धीरे वृद्धा के आँखों की ज्योति जाने लगी। हेडलाइट जो थी, अब बस की जो हेडलाइट थी जिसके कारण वो रात के अंधेरे में अपनी कम स्पीड से भी चल रही थी, अब क्या हुआ, धीरे-धीरे सबसे पहले उस बुढ़िया की, बुढ़िया किसको कहा गया है? यहाँ पर उस बस को जो आयु से अधिक बूढ़ी और सड़क पर सफर तय कर रही है। उसकी आंखों की ज्योति क्या थी? हेडलाइट। जो बस की हेडलाइट थी वो एकदम से बुझ गई, उसकी ज्योति खत्म हो गई। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। अब जब हेडलाइट बंद हो गई थी, रात हो चुकी थी, तो वो बस कैसे चल रही थी कि चांदनी में, चांद की उस चांदनी में रास्ता, राह को खोजकर, टटोलकर, खोजकर वह बस धीरे-धीरे बस रेंग रही थी, अपनी गति और कम कर चुकी थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती, कि अगर उसके आगे या पीछे से कोई गाड़ी निकलने के लिए आ रही होती तो वो क्या करती, एकदम अचानक से उसको सड़क के किनारे खड़ी कर दिया जाता और लगता कि वो बस दूसरों से क्या कह रही है, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र रही ही नहीं। केवल ऐसा लगता है कि आने जाने वाली गाड़ियों को क्या कह रही है कि तुम निकल जाओ, तुम आगे चली जाओ, अब मेरी तो वो उम्र नहीं रही कि मैं तो तुमसे आगे जाने की कोशिश नहीं कर सकती। जबकि वास्तव में क्या था कि जब उसकी हेडलाइट बंद हो गई थी तो अंधेरे में वो चल नहीं पा रही थी, तो जैसे ही कोई गाड़ी आगे से या पीछे से आती तो वो साइड में हो जाती कि कहीं दुर्घटना या एक्सीडेंट ना हो जाए। अब एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे, पुलिया छोटा सा पुल जो किसी नाले पर बनाया जाता है, कि वो अभी उस पर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। अब एक टायर पंचर हो गया, तो वो भी एकदम से, और वह जोर से हिलकर थम गई। बस जोर से हिली और एकदम से थम गई, रुक गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। उसने कहा कि ये घटना एकदम से हुई जिसके कारण, अगर बस की स्पीड इतनी थी तो वो सिर्फ हिली और रुक गई, पर अगर उसकी स्पीड अधिक होती तो वो ज़रूर उछलकर उस नाले में गिर जाती जिसके ऊपर वो पुल बना हुआ था। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। अब लेखक क्या कह रहा है कि मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ जो इस बस में सफर कर रहा था, उनकी तरफ श्रद्धा भाव आदर भाव से, आदर के साथ देखा। वह टायरों की हालत जानते थे, कि वो उन टायरों की हालत को जानते थे, और फिर भी जान हथेली पर रखकर, अंडरलाइन कर लो बेटा, जान हथेली पर रखना, मरने के लिए तैयार होना, कि वो अपनी इस बस में सफर कर रहे थे जिसकी हालत वह स्वयं जानते थे कैसी है। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है, उत्सर्ग की कि बलिदान की ऐसी भावना, के ऐसे विचार वाले व्यक्ति मिलना दुर्लभ, कठिन। इसका ऑपोजिट शब्द है सुलभ, कि ऐसे विचारों वाले व्यक्ति मिलना कठिन है। अब इस आदमी के साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है, कि अब इस पैराग्राफ में उसने उस व्यक्ति के बारे में बताया है कि वो लेखक उसको इतना साहसी और इतना बलवान आदमी मानता है कि जो मरने को तैयार है, पर उस बस को ठीक करवाने के लिए वो कुछ नहीं करना चाहता, और वो अपनी जान भी जोखिम में डालकर इस बस में सफर करने के लिए तैयार है, कि अगर वो बस नाले में गिर भी जाती है, जब लेखक स्वयं उसके साथ मर भी जाता है, तो लोगों की तरह अगर उससे मृत्यु मिलती है तो क्या करेंगे देवता, कि जैसे बाहें पसार कर, बाहें आगे करके उसका इंतजार करते, और क्या कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। कि क्लियर है कि उसने क्या कह दिया, कि वो इतना कंजूस व्यक्ति है, इतना, कि उसको सिर्फ क्या लगता है कि सिर्फ पैसा बचाया जाए, चाहे उसके लिए यात्रियों की, चाहे उसके लिए उसके खुद के प्राण भी जो है वो भी उसको देने पड़े, पर और देवता जो है ऐसे व्यक्ति को भी क्या करेंगे,